कैमफैक्ट एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। तो चलिएगा बच्चों, लेक्चर नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने लास्ट में फोर्थ लेक्चर में हम बात कर रहे थे मेटल आयन हाफ सेल की, सही है। और वहाँ पे हमने दो हाफ सेल सीखे, एक मेटल आयन हाफ सेल और दूसरा मेटल सोल्ट आयन हाफ सेल। मेटल आयन हाफ सेल की बात करें तो वहाँ पर आपने सीखा था कि वहाँ पर एनोडिक कंपार्टमेंट में क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन होती है, मेटल का ऑक्सीडेशन होता है और मेटल आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। कैथोडिक कंपार्टमेंट के अंदर आपके पास मेटल आयन का रिडक्शन होता है और मेटल की फॉर्मेशन हो जाती है। क्योंकि हमें कैलकुलेट करना होता है ई सेल, तो वहाँ हमें एनोड की रिएक्शन देखनी होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड की रिएक्शन देखनी होती है। दोनों को ऐड करना होता है, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने होते हैं और फिर जाके हम वहाँ से नस्ट इक्वेशन अप्लाई करके ई सेल कैलकुलेट करते हैं। तो मेन काम होता है हमारे किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को देख के उसकी रिएक्शन पे जाना, उसकी रिएक्शन क्या कहती है, इन बातों पे हमें फोकस करना होता है और उसकी रिएक्शन पे हम नस्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं, सही है। दूसरा हाफ सेल बच्चों हमने सीखा था, वो हमारा था मेटल का इनसोल्यूबल साल्ट था और साल्ट का एनायन था। उसमें मैंने आपको दो बातें बताई थी, आपको याद भी हो गई होंगी। सर अगर मेटल इनसोल्यूबल साल्ट आयन हाफ सेल आता है तो उसमें हमारे पास एनोडिक कंपार्टमेंट के ऊपर हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है और वहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन होता है और साल्ट का फॉर्मेशन होता है। दूसरी बात, अगर कैथोडिक कंपार्टमेंट की बात की जाए तो वहाँ पे आपने देखा था और मैंने लिखा भी था, हिंदी में भी लिखा था, आपको बताया थे, दोनों बातें दिमाग में बैठा के रखना। क्या कहा था हमने ये कहा था कि कैथोडिक कंपार्टमेंट के ऊपर साल्ट का रिडक्शन होता है और मेटल का फॉर्मेशन होता है। ये बात हमने सीखी और ये बात आप सबको बिल्कुल क्लियर है, सही है। तो देखो बच्चों, उसी में मैं आगे बढ़ता हूँ और उसी में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा आपके पास। और डिस्कस क्या करूँगा, दैट विल बी मेटल साल्ट आयन हाफ सेल हम पढ़ रहे थे। कौन सा हाफ सेल पढ़ रहे थे? मेटल साल्ट आयन हाफ सेल। यानी कि मेटल होता है, मेटल का इनसोल्यूबल साल्ट होता है और साल्ट का हमारे पास आयन होता है। ये बात हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। लेकिन इसी टाइप का एक एग्जाम्पल मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ। वो हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल हमारे पास है कैलोमल इलेक्ट्रोड। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? कैलोमल इलेक्ट्रोड। इसको अच्छे से समझना, कैलोमल इलेक्ट्रोड, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, कैलोमल इलेक्ट्रोड की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ में पता है ये मेटल साल्ट आयन हाफ सेल का टाइप है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम मेटल कौन सा लेते हैं। तो देखो, इस हाफ सेल के अंदर ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या क्या खास बात होती है। यहाँ पे Hg का मेटल लेते हैं। अब हमें पता है Hg हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है और इसके साथ कॉन्टैक्ट में हम क्या लेते हैं, हमारे पास है Hg2Cl2, दैट इज मर्क्यूरस क्लोराइड। ध्यान देना, जब कोई भी मेटल अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जनरल सी बात है, वहाँ हम पीछे इक लगाते हैं, वो कम में होता है तो अस लगाते हैं। तो मर्क्यूरस क्लोराइड है और यहाँ पे Hg की अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी फाइंड आउट करोगे, यहाँ Hg+1 की फॉर्म में प्रेजेंट है, सही है ना। तो मेटल मिला आपको, मेटल का साल्ट आपको मिला और साल्ट के साथ हमारे पास क्या आना चाहिए? एनायन, साल्ट का एनायन। उसके लिए हम यहाँ पे KCl यूज करते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे हमारे पास जो साल्ट है ये तो सॉलिड फॉर्म में है, मेटल लिक्विड फॉर्म में, और ये तो आपका सॉल्यूशन की फॉर्म में रहेगा। तो तीन चीजें हमारे पास होती है, मेटल का इनसोल्यूबल साल्ट और साल्ट का एनायन, सही है। आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अगर मैं चलूं, अब सबसे पहली बात हमें ये होता है कि इस हाफ सेल की फोटो क्या होगी, इसका डायग्राम क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, समझना, बिल्कुल आसान तरीके से मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूँगा। यहाँ पे होता क्या आपके पास, देखो ये आपके पास एक मैंने डब्बा बनाया, सही है। अब इन तीनों चीज़ों को हमें यहाँ फिट करना है, मेटल को, मेटल के साल्ट को और साल्ट के एनायन को। अब देखो, जब हम AgCl और Cl- हाफ सेल पढ़ रहे थे, यानी मेटल साल्ट आयन हाफ सेल पढ़ रहे थे, तो वहाँ में कोई समस्या नहीं थी क्योंकि वहाँ Ag सॉलिड था। यहाँ पे हमारे पास जो मेटल है वो लिक्विड आ गया। अब लिक्विड का तो कनेक्शन के रूप में हम यूज़ नहीं कर सकते, तो अब यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं उस चीज़ को समझना। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ को समझना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस डब्बे के अंदर मैं बिल्कुल बेसिक सा डायग्राम आपको बता रहा हूँ केवल समझने के लिए। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना, केवल समझने के लिए
एक्चुअल में आप देखोगे कैलोमल इलेक्ट्रोड को तो उसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन जो मेन फीचर है कैलोमल इलेक्ट्रोड का वो यहीं से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपके पास ये तो हो गया Hg लिक्विड मेटल। अब मेटल को हम कॉन्टैक्ट में रखते हैं, मेटल को हम कॉन्टैक्ट में रखते हैं इसके साल्ट से, तो इसके साल्ट के कॉन्टैक्ट में करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिएगा ये हमारे पास इसका इनसोल्यूबल साल्ट हो गया, मैंने क्रॉस साइन से यहाँ पे इनसोल्यूबल साल्ट बना दिया। अब आपको पता है इनसोल्यूबल साल्ट की अगर बात की जाए Hg2Cl2 की, तो ये तो सॉलिड की फॉर्म में है, ये तो सॉलिड है ना। नेक्स्ट अगर हम चले, अब हमें इसको कांटेक्ट में रखना होता है। अब किसके कांटेक्ट में हम इसको रखें, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझना चलिएगा। इसको हम कांटेक्ट में रखते हैं ये मेटल का साल्ट, और यहाँ पे मैंने इस साल्ट का एनायन कांटेक्ट में रख दिया। ध्यान दीजिएगा, ये मान लो इस साल्ट का एनायन है और वो हमारे पास क्या था, KCl। तो मेटल मिला, इनसोल्यूबल साल्ट मिला और साल्ट का एनायन मिला, हमारे पास हाफ सेल क्या बना, ये मेटल सोल्ट आयन। सही है। तो चलिएगा बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे कनेक्शन के लिए क्या यूज़ करें, तो बच्चों यहाँ पे कनेक्शन के लिए ध्यान से देखना है, यहाँ पे कनेक्शन के लिए क्या यूज़ किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे कनेक्शन के लिए प्लेटिनम की वायर यूज़ की जाती है। किसकी वायर यूज़ की जाती है, प्लेटिनम सॉलिड। अब आप कहोगे कि प्लेटिनम सॉलिड वो यूज़ करते हैं किसके लिए, केवल कनेक्शन के लिए। अब जो प्लेटिनम सॉलिड होता है ये आपके पास मोस्ट इनर्ट होता है। कैसा होता है, इनर्ट होता है। और अब आप कहोगे अगर ये इनर्ट है तो इस बात का मतलब ये हो गया है यहाँ पे, ये आपके पास ध्यान से सुनना किसी भी सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसलिए प्लेटिनम को यूज़ करते हैं। और आपको पता है प्लेटिनम आपके पास इनर्ट होता ही है, सही है। तो ध्यान रहे प्लेटिनम इनर्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पे इस वायर को यूज़ करते हैं। ये किसी भी सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। पूरा आपके पास हाफ सेल कैलोमल इलेक्ट्रोड की फ़ोटो आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ आ गया होगा, सही है ना। एक एक बात आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर रही होगी। मेटल का सोल्ट का एनायन, मेटल लिक्विड था तो हम प्लेटिनम वायर ले आए। प्लेटिनम वायर क्यों लेके आए, क्योंकि प्लेटिनम वायर हमारे पास, प्लेटिनम मेटल की वायर इसलिए यूज़ की, प्लेटिनम इनर्ट होता है, वो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सही है। चलिएगा अब अगर हम बात करें यहाँ पे, आप कहोगे सर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपने बना दिया, बिल्कुल क्लियर है, यहाँ से भी आप समझ सकते हो। Hg ये हमारे पास मेटल था, दूसरा ये हमारे पास इनसोल्यूबल साल्ट था, और यहाँ से हमें साल्ट का क्या मिल गया, एनायन। तीनों चीज़ें हमारी बिल्कुल क्लियर हैं, सही है। तो ये थी फोटो आपके पास किसकी, कैलोमल इलेक्ट्रोड की, सही है। अब चलिएगा हम अब बात करने वाले हैं दोनों में रिएक्शन क्या होगी। अब देखो बढ़ता हूँ मैं, इसकी रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ, एनोडिक कंपार्टमेंट में क्या रिएक्शन होगी, एनोडिक कंपार्टमेंट में ध्यान देना। अब आपको पता है एनोडिक कंपार्टमेंट के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन। अब आपको एक बात तो क्लियर होगी कि हमारे पास ये जो हाफ सेल है ये एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, मेटल साल्ट आयन हाफ सेल का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है ये, मेटल साल्ट आयन का एग्जाम्पल है। और मैंने कल आपको बताया भी था, अगर आपको कहीं पर मेटल साल्ट आयन दिख जाता है तो एनोड पे एक बात घुमा दिया करो, एनोड पे एक बात लिख लिया करो। क्या बताया था मैंने, क्या लिखते हैं बताओ भाई, एनोड पे क्या होता है, मेटल का ऑक्सीडेशन, साल्ट का फॉर्मेशन, चलिएगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि आप कहोगे कि सर यहाँ पे आप कह रहे थे एनोडिक कंपार्टमेंट पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है, सही है ना। तो यहाँ पे जल्दी से स्पीसीज देखो कौन कौन है जिसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। अब प्लेटिनम तो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता नहीं है, तो हमारे पास Hg लिक्विड है, Hg2Cl2 है और KCl है। यानी कि कहने का मतलब हमारे पास एनोड पे Hg का मेटल है,
और एक Hg2Cl2 हमारे पास साल्ट है और KCl है। अब इलेक्ट्रॉन देना है, इलेक्ट्रॉन कौन देगा? अब आपको पता है Hg2Cl2 में तो मेटल आपका ऑलरेडी +1 में है, यहाँ Hg 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। KCl की बात की जाए +1 -1, और Hg2Cl2 में क्लोरीन Cl- की फॉर्म में है। तो इलेक्ट्रॉन कौन कौन दे सकता है? Hg2Cl2 में हम बात करें तो Hg तो +1 में हो गया, और क्लोरीन आपका -1 की फॉर्म में है। K+ ने ऑलरेडी क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो अब इलेक्ट्रॉन कौन देगा? फिर से वही बात आ जाती है, जाइएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा उसी का ऑक्सीडेशन होगा। और अगर हम बात करें Cl- और Hg लिक्विड में से कौन इलेक्ट्रॉन देगा, तो Hg का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि Hg मेटल है और Cl- आपको पता है नॉन मेटल है, इसने इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। Hg की अगर बात की जाए, हाँ यहाँ पे ऑक्सीडेशन मेटल का होगा। तो एनोडिक कंपार्टमेंट में हमें एक ही बात देखनी होती है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा उसी का वहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन। सही है। तो यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ एनोडिक कंपार्टमेंट में, तो आप कहोगे सर एनोडिक कंपार्टमेंट में अगर रिएक्शन की बात आप कर रहे हो तो हमें ये बात दिमाग में बैठा के रखनी है। ये जो मैं बार बार लिख रहा हूँ ना, ये वाली बात, ये बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर मेटल सोल्ट आयन हाफ सेल। सही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे चलिएगा रिएक्शन लिखते हैं। हमारे पास मेटल का ऑक्सीडेशन करवाना है, Hg लिक्विड का ऑक्सीडेशन होगा। और कमाल की बात यह है, जैसे ही Hg यहाँ से Hg+ में जाएगा, यहाँ पे Cl- बैठा हुआ है, तुरंत वहाँ पे आपके पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? वहाँ पे Cl- बैठा हुआ है, हमारे पास वहाँ पे साल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी Hg2Cl2। यहाँ पे मैंने हाफ लिखा है, कितना इलेक्ट्रॉन गया? एक इलेक्ट्रॉन गया। कहने का मतलब यहाँ से जो Hg था वो Hg+ में चला गया, यानी कि मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ और आपके पास साल्ट का फॉर्मेशन हो गया। ये आपके पास रिएक्शन हो गई। इस रिएक्शन को आप यहाँ पे 2 Hg लिखना चाहते हो, मान लीजिएगा आपने ये लिखा 2Hg + 2Cl-, यहाँ पे Hg2Cl2 लिखना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ये तो हो गई आपके पास एनोडिक कंपार्टमेंट की रिएक्शन। सही है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है बच्चों। सही है। तो ये तो आपके पास एनोडिक कंपार्टमेंट की रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कैथोडिक कंपार्टमेंट में क्या होगा, तो आप कहोगे सर कैथोडिक कंपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो कैथोडिक कंपार्टमेंट में हमारे पास होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन होता है। और जब हमारे पास मेटल सोल्ट आयन हाफ सेल है तो वहाँ पे हम ये कहते हैं सर यहाँ पे तो हमारे पास क्या होगा? सोल्ट का हमारे पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से, जो काम की बात है मैं फिर से लिख रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? सोल्ट का रिडक्शन होता है, सोल्ट का रिडक्शन होता है, मेटल का फॉर्मेशन होता है। ध्यान दीजिएगा। लेकिन हमें पता है, ध्यान देना कि हमारे पास स्पीसीज कौन कौन सी हैं। हमें पता है हमारे पास Hg लिक्विड है, हमें पता है Hg2Cl2 सॉलिड है, हमें पता है KCl है। जब इलेक्ट्रॉन जब आएगा कैथोडिक कंपार्टमेंट में तो इनमें से इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन तो आपका Cl- की फॉर्म में प्रेजेंट है। Cl- की फॉर्म में प्रेजेंट है, वो तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है नहीं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कौन लेगा, ये बात आपको नोट करनी है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मेटल तो ले नहीं सकता, Hg ऑलरेडी ये तो 0 की फॉर्म में है, ये तो आपको पता है 0 की फॉर्म में। Hg साल्ट में +1 की फॉर्म में है, क्लोरीन आपका इन दोनों में Cl- की फॉर्म में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? अब आप कहोगे सर कि ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है Cl- तो लेने का नहीं। अब बात आई क्या K+ ले सकता है, दूसरा आपके पास बात आई Hg+ ले सकता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वही इलेक्ट्रॉन लेगा, और Hg+ का ज़्यादा होता है। और इस बात पे भी आप गौर कर लेना, साल्ट का रिडक्शन, मेटल का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा? जो हमारे पास साल्ट था, ध्यान दीजिएगा, साल्ट हमारे पास यहाँ पे क्या था? Hg2
Hg2Cl2, ये हमारे पास साल्ट था, इसका रिडक्शन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ हाफ लिखता हूँ सॉलिड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, यहाँ पे Hg लिक्विड प्लस आपके पास क्या बन जाएगा, Cl माइनस, ये बन जाएगा। ये आपकी रिएक्शन होगी, साल्ट का रिडक्शन हुआ, मेटल का फॉर्मेशन। सही है। तो जब भी आपके पास मेटल सोल्ट आयन हाफ सेल आ जाता है तो उसमें बच्चों आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि सर हमारे पास एनोड पे तो मेटल का ऑक्सीडेशन, साल्ट का फॉर्मेशन, कैथोड के ऊपर साल्ट का रिडक्शन, मेटल का फॉर्मेशन, ये कहानी वहाँ पे होती है। सही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा ये मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी है, बिल्कुल बेसिक सी रिएक्शन लिखी है। सही है। सुनना देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसकी नेक्स्ट एक बात और सुनना है। यहाँ पे देखो भाई, रिप्रेजेंटेशन की बात और करूँगा मैं यहाँ पे। पहले मैंने रिएक्शन की बात कर ली, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हाफ Hg2Cl2 सॉलिड, ये रिडक्शन आपके पास यहाँ पे हो गया है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर Hg2Cl2 लिखना चाहते हो तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेके आओ भाई, क्योंकि Hg+1 में है, एक Hg एक इलेक्ट्रॉन खाएगा। दोनों को लिखना चाहते हो तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपके पास बन जाएगी। ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे रिएक्शन को आप लिख सकते हो। सही है। अब सुनो भाई, अब मैं बात करता हूँ रिप्रेजेंटेशन की, ध्यान से सुनना भाई, रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ। ये तो रिएक्शन की बात की मैंने, कैथोड में रिडक्शन की रिएक्शन होती है। अब मैं बात कर रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन की। रिप्रेजेंटेशन को अच्छे से समझना। देखो रिप्रेजेंटेशन, सारी बातें ही क्लियर हो जाएंगी। कैलोमल इलेक्ट्रोड की रिप्रेजेंटेशन समझना। सुनो भाई देखो, आपने एनोडी कंपार्टमेंट पे रिएक्शन लिखी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में आपने क्या लिखा, आपने लिखा Hg मेटल का ऑक्सीडेशन हो गया था और वहाँ पे हमारे पास साल्ट का फॉर्मेशन हो गया था। ये रिएक्शन आपने यहाँ पे लिखी Hg2Cl2 सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन। सही है। तो यहाँ पे अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये बात और क्लियर करना भाई। तो आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास ये कौन सा कंपार्टमेंट है, एनोडी कंपार्टमेंट है। तो याद करो, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो एनोडी कंपार्टमेंट से शुरुआत करते हैं। और एनोड में आपको पता है पहले इलेक्ट्रोड आता है, फिर आपका सॉल्यूशन आता है, फिर साल्ट ब्रिज आता है, फिर सॉल्यूशन आता है, और फिर कैथोडिक कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोड बाद में आता है। ये 2 बातें मैं पहले ही बता चुका हूँ भाई। एनोडिक कंपार्टमेंट की रिप्रेजेंटेशन करोगे तो पहले इलेक्ट्रोड आता है, कैथोडिक कंपार्टमेंट की रिप्रेजेंटेशन करोगे इलेक्ट्रोड बाद में आता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा, ध्यान से सुनना भाई, देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें पता है कि यहाँ इलेक्ट्रोड तो हमारे पास जो कनेक्शन के लिए हमने प्लेटिनम की वायर यूज़ की थी, रिप्रेजेंट करना उसका बनता, उसको भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारे पास जो एक्टिव मेटल था वो मरकरी था, वो लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन कनेक्शन हमने प्लेटिनम से किया है तो प्लेटिनम वायर को भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है। मैंने आपको एक बात क्लियरली बता दी थी कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है भाई, जैसे वो दिखता है उसको हम नोटबुक में एज इट इज हमारी एक नोटेशन के अकॉर्डिंग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और वहाँ पे 2 बातें आपको बताई थी, फेज सेम होता है तो वहाँ पे हम कोमा यूज़ कर लेते हैं, फेज डिफरेंट होता है तो वहाँ हम स्लैश यूज़ करते हैं। वो दोनों बातें आपको याद रखनी है। चलिएगा बच्चों, इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। लो जी, रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमें पता है जब मैं इसको इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करूँगा, क्योंकि एनोडिक है, एनोडिक में मैं लिख देता हूँ पहले इलेक्ट्रोड आता है, पहले इलेक्ट्रोड आता है, पहले इलेक्ट्रोड आता है। ये बात मैं फिर से लिख रहा हूँ ताकि आप कभी भी रिप्रेजेंटेशन में गड़बड़ ना करें। और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोड क्या था, बताओ बच्चों जल्दी से बताओ। इलेक्ट्रोड क्या था, वायर जो यूज़ कर रहे थे प्लेटिनम था, सॉलिड था। सही है। बाकी सारा काम वही रहेगा जो हम मेटल साल्ट आयन में करते हैं, क्योंकि पहले कौन आता है, मेटल, मेटल के साथ कॉन्टैक्ट में होता है साल्ट, और साल्ट के साथ कॉन्टैक्ट में होता है आयन। तो देखो यहाँ पे प्लेटिनम सॉलिड मैंने लिखा। अब सुनो, जब इसके साथ Hg मेटल रिप्रेजेंट करेंगे, मरकरी रिप्रेजेंट करेंगे, वो लिक्विड फॉर्म में है, तो इसलिए हम बच्चों क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे स्लैश यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपके पास Hg लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, मेटल
यहाँ पे प्लेटिनम वायर यूज़ किया, मेटल। अब इसके साथ कॉन्टैक्ट में साल्ट है। साल्ट कैसा है? ये लिक्विड है, फिर से साल्ट सॉलिड है, फेज बदल चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? Hg2Cl2, Hg2Cl2। और भाई ये कैसा होता है? ये सॉलिड होता है। अच्छा, ये हमें मेटल मिला, ये हमें साल्ट मिला। साल्ट के बाद किसको सॉल्यूशन में कौन होता है? एनायन। अब एनायन फिर से सॉल्यूशन में आ गया है, तो यहाँ पे फिर से हम क्या यूज़ करेंगे? स्लैश यूज़ करेंगे। समझे या नहीं समझे? तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? यहाँ पे एनायन के रूप में मैंने Cl माइनस था, ये यूज़ कर लिया। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। देखो, रटना कुछ भी नहीं है, सारा काम समझने का है। आप बिल्कुल आराम से सुनिएगा, मैं एक एक बात को लिख रहा हूँ। ये हमारे पास मेटल था, ये मेटल का इनसोल्यूबल साल्ट था, और ये साल्ट का एनायन था। तीनों को रिप्रेजेंट किया हमने, तीनों में फेज अलग अलग था तो स्लैश यूज़ किया। दूसरी बात यहाँ पे कि प्लेटिनम जो सॉलिड है, ध्यान से सुनना, प्लेटिनम सॉलिड वायर हमने यूज़ किया, इसलिए इसको भी हम हमेशा इलेक्ट्रोड के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। सही है? तो ये था आपके पास एनओडी कंपार्टमेंट की रिप्रेजेंटेशन। सही है? याद रखना, जब डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच में करवाऊंगा एप्लीकेशन ऑफ ई सेल में, वहाँ कैलोमल इलेक्ट्रोड को फिर से लेके आऊँगा। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, वैसे गेट में 2 बार कैलोमल इलेक्ट्रोड से सवाल पूछा गया है, नेट में तो जिक्र हुआ है नहीं इसका, लेकिन फिर भी कोई रिएक्शन के थ्रू आपसे पूछ ले, आपको मेंशन करके दे दे, सवाल बना के दे दे, तो फिर कैसे आप सोल्व करोगे? तो ये बात आप ध्यान रखना। सही है? ठीक है बच्चों, इतना आपको अच्छे से समझ आ गया हो, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल। बढ़ता हूँ मैं आगे। देखो अब नेक्स्ट, आगे सुनो। अगर इसी रिएक्शन में मैं बात करता कैथोडिक कंपार्टमेंट की, किसकी बात करता? कैथोडिक कंपार्टमेंट की अगर बात करते तो आप बोलते हो सर वहाँ पे तो हमारे पास रिडक्शन होगा, और अभी हमने रिएक्शन लिखी थी। क्या लिखी थी भाई? दिमाग में बैठा लो। क्या रिएक्शन लिखी थी हमने? साल्ट का क्या होगा? रिडक्शन। मेटल का क्या होगा? फॉर्मेशन। लीजिएगा भाई, साल्ट का होगा रिडक्शन, रिएक्शन ये थी Hg2Cl2 हाफ Hg2Cl2, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, और यहाँ पे हमारे पास मेटल का फॉर्मेशन ये बन जाएगा, Cl माइनस यहाँ चली जाएगी। सही है? इस पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सुनना भाई, यहाँ पे देखो इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो ये कौन सा कंपार्टमेंट है? कैथोडिक कंपार्टमेंट है। कैथोडिक कंपार्टमेंट में क्या होगा? आप बच्चों आप ही बताओ। आप कहोगे सर तुरंत दिमाग में, सर पहले सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन के बाद हमारा यहाँ पे मेटल साल्ट आने वाला था, तो क्या होता है? आयन, सोल्ट, मेटल। बस फर्क ये हो जाएगा, प्लेटिनम को फिर से चिपका देंगे। सही है ना? प्लेटिनम वायर ही तो लेके आए हैं। तो रिप्रेजेंटेशन देखिएगा, रिप्रेजेंटेशन में क्या बन जाएगा? आप कहोगे सर कि यहाँ पे लीजिएगा, शुरुआत करते हैं। हमारे पास रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा? पहले मैं आयन से शुरू करूँगा, आयन, क्योंकि ये सॉल्यूशन है। फिर से आपके पास साल्ट आएगा, साल्ट क्योंकि आपका सॉलिड है तो फिर से स्लैश आ गया। फिर मेटल यहाँ पे लिक्विड है, फिर से स्लैश आ गया। प्लेटिनम वायर सॉलिड है तो फिर से हमारे पास यहाँ पीटी सॉलिड। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन बनती है। समझे या नहीं समझे? यानी कि कहने का मतलब, ये आपके पास क्या बना? आयन, ये आपके पास बना सोल्ट, और ये आपके पास बना मेटल। समझे या नहीं समझे? ये बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सही है ना? समझ आ गया? तो किसी भी बात को, किसी भी हाफ सेल को, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ते हो तो पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट काम हमारा यही हो जाता है कि वहाँ पे हाफ सेल कौन सा है। सही है ना? अब देखो, मैं कुछ आपको मेटल साल्ट आयन के कॉम्बिनेशन बना के सिखाता हूँ कि आपको पहचानना कैसे है। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को देखते ही आप पहचान कैसे जाओगे कि इसमें कौन से हाफ सेल से बना हुआ है, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो आप रिएक्शन गलत नहीं लिखोगे। रिएक्शन तो हम सीखते चल रहे हैं ना, जैसे मेटल मेटल आयन में सीखे हमने, और अब हमने मेटल सोल्ट आयन में पढ़ा कि भाई एनोड आ गया तो मेटल का ऑक्सीडेशन, साल्ट का फॉर्मेशन। कैथोड आ गया तो साल्ट का रिडक्शन, मेटल का फॉर्मेशन। ये हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। चलिएगा, देखो मान लो मैं कोई भी एक सेल बना लेता हूँ। लो अब देखो एग्जांपल में, केवल समझना,
केवल हाफ सेल को समझना और उसकी रिएक्शन लिखना सीख रहे हैं, सिखा रहा हूँ मैं। फिर बाकी क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे। नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करनी, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, एन की वैल्यू दोनों में देख लोगे जो होगी, सही है। फिर क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं यहाँ पे। मैंने ये लिखा AG और यहाँ पे मैंने लिख दिया AgCl और यहाँ पे मैंने लिख दिया KCl और यहाँ पे मैंने लिखा KBr और यहाँ पे मैंने लिख दिया AgBr Ag। ये आपके पास है, ध्यान से सुनना भाई। अगर एनोडिक कंपार्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे मान लो कोई भी सवाल देने से पहले आप ध्यान देना, मान लो यही सवाल लेता हूँ मैं, इसी में आपसे कह दे कैलकुलेट ई नोट सेल एंड ई सेल, आपसे दो बात कह दे, ई नोट सेल कैलकुलेट करो और ई सेल कैलकुलेट करो, ऐसे एग्जांपल दे दे। यहाँ पे कंसंट्रेशन 0.1, यहाँ पे 0.1 ये मेंशन करके दे दे और आपसे कह दे ई नोट ऑफ यहाँ पे मेंशन करके दे दे AgCl Cl माइनस, ऐसे मेंशन करके दे 1.5 वोल्ट ई नोट AgBr और Br माइनस। ध्यान दीजिएगा, सवाल को अच्छे से समझना एक बार भाई। मैं केवल आपको एग्जांपल करके बता रहा हूँ कि सवाल आ जाता है तो हमें कैसे सोल्व करना होता है। ये मैं हाइपोथेटिकल डाटा अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, ध्यान देना, कभी आप इसको एग्जैक्ट डाटा समझ जाओ। तो देखो, आपको किसी भी एग्जाम्पल में कोई भी सवाल आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड और मेटल साल्ट आयन हाफ सेल, वहाँ पे आपको हाफ सेल को पहचानना होता है। चलिएगा, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं सुनो। देखो सबसे पहले बच्चों जो मैं सिखाना चाहता हूँ वो ये सिखाना चाहता हूँ, आप हाफ सेल समझ जाओ। हाफ सेल आप कैसे समझोगे, इसको देखो, यहाँ पे मेटल का सोल्ट और सोल्ट का एनायन मिल गया भाई, कोमा लगते ही समझ गए दोनों सॉलिड है, क्योंकि इलेक्ट्रोड तो सॉलिड ही होगा, कॉमन सी बात है। यहाँ पे फिर से लास्ट में देखो AgBr के बाद कोमा लग रहा है Ag तो सॉलिड है, इलेक्ट्रोड है, और इसके साथ ये कोमा लगा है फेज से में, ये भी सॉलिड है। तो आप समझ गए तुरंत कि सर यहाँ पे भी हमारे पास मेटल आयन है और यहाँ पे भी आयन सोल्ट मेटल सोल्ट आयन सोल्ट मेटल, सही है, ये आप सीख गए हो। अब सुनो, पहले ई नोट सेल का तरीका देखो। ई नोट सेल कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है आपको बताया। ई नोट पहले मैं किसका लिखता हूँ, ऑक्सीडेशन, प्लस ई नोट मैं किसका लिखता हूँ, रिडक्शन। अब इन बातों को, इन डाटा को और पहचानना, गलती मत करना। गलती करेंगे, काफ़ी बच्चे गलती करेंगे, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है, ध्यान देना। मैं पहले आपको बता देता हूँ आप कहाँ गलती करोगे। ये देखो, जब आप इस डाटा को रीड आउट करते हो तो यहाँ पे जाके देखो क्या पहले इलेक्ट्रोड आया हुआ है। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रोड पहले आया हुआ है, मेटल सोल्ट आयन। इस चीज़ को रीड करते ही आपके दिमाग में, यहाँ लिख के दे या ना दे, दिमाग में चला गया ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ये कौन सा पोटेंशियल है, ये ऑक्सीडेशन दिया है। यहाँ पे AgBr, अच्छा सर फिर से यहाँ पे तो मेटल आ गया पहले। अगर मेटल पहले आ गया आपके पास, दिमाग में बैठा लो, इलेक्ट्रोड के इनोड रिप्रेजेंटेशन में अगर मेटल पहले आ गया तो कौन सा कंपार्टमेंट हो जाता है, एनोडिक कंपार्टमेंट, और एनोडिक में ऑक्सीडेशन होता है तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, इसका तो ऑक्सीडेशन चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ई नोट ऑफ Ag कोमा AgCl Cl माइनस। हमें राइट साइड का क्या चाहिए, रिडक्शन चाहिए, और रिडक्शन के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ई नोट ऑफ क्या लिखेंगे, Br माइनस AgBr और Ag, क्योंकि रिडक्शन में इलेक्ट्रोड बाद में आता है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रोड पहले आता है। ये बातें आपको याद रखनी है। और यहाँ पे आप डाटा जब लिखोगे तो इधर देखो बच्चों, यहाँ से देखो AgCl Cl माइनस, ये कितना दिया बच्चों, 1.5 वोल्ट दिया है। यहाँ पे आपको 0.5 वोल्ट दिया, लेकिन ऑक्सीडेशन, मुझे चाहिए रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, सही है ना। तो यहाँ पे हमारे पास पलट देंगे, आप कहोगे सर ये तो माइनस 0.5 वोल्ट हो गया, हमारे पास ई नोट सेल आ गया 1 वोल्ट। तो कभी भी मेटल सोल्ट आयन हाफ सेल आ जाता है और ऐसे डाटा दे देता है तो इस डाटा को पहचानना होता है, गलती मत कर देना, सही है ना।
समझ गए? गलती तो नहीं करोगे भाई, गलती मत कर देना, आप करोगे, मैं कह रहा हूँ आप गलती करोगे। आप आज तो सीख जाओगे इन रिएक्शन को, 1 महीने बाद फिर से आप भूल जाओगे क्या कहानी थी। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ सिलेक्शन डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ रिवीजन पे। बार बार पढ़िएगा, सही ना? कहीं से कुछ सीखने का मौका मिल रहा है उस चीज़ को सीखो, एक एक चीज़ को फॉलो करते हुए चलो। जिन्होंने लाइव बैच ज्वाइन कर रखा है वो तो एक एक चीज़ अब सीक्वेंस से हम कोशिश कर रहे हैं एक एक चीज़ को नए अपडेटेड लेक्चर के साथ फिर से एक आपके सामने लेके आए, लेकिन सीखते हुए चलो। और रिपीटेशन ज़रूरी है, रिवीजन ज़रूरी है, सही है ना? तो यहाँ गलती मत करना, सही है? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा चलिएगा अब देखो, मैं यहाँ पे आपके पास इनकी रिएक्शन हमें लिखनी है। तो देखो हमें पता है किसी भी सवाल को सोल्व करने के लिए एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है, मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, साल्ट का फॉर्मेशन होता है। कुछ करना ही नहीं, मेटल हमारे पास Ag था, मेटल का ऑक्सीडेशन और यहाँ पे साल्ट का फॉर्मेशन। लो भाई, एनोड की रिएक्शन ये हो गई। कैथोड की रिएक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे सर वहाँ पे तो हमारे पास साल्ट का रिडक्शन होता है, और कैथोड पे हमारे पास साल्ट क्या था? AgBr। साल्ट का रिडक्शन करवा दो, AgBr का हमारे पास क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। ये इधर Ag सॉलिड बन गया प्लस Br माइनस। अब चेक करो क्या इलेक्ट्रॉन बैलेंस है? बैलेंस है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो जो सॉलिड है उसको तो लिखो ही मत, वरना इक्वेशन में आपको पता है 1 बन जाएगा। हमारे पास बचा क्या? इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, बचा क्या? Cl माइनस लेफ्ट में आ गया, Br माइनस हमारे पास राइट में चला गया। इस पे नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दो। अब आपको पता है Cl किससे आया? KCl से आया है। KCl किससे आया है? KCl से आया है, ये दिया है 0.01, और Br कहाँ से आया है? KBr से, ये दिया है 0.1। यही डाटा आपको दिया है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको पता है कि KCl को अगर हम तोड़ेंगे भी तो KCl तो आपका यही बनेगा ना, Cl माइनस। इसके एक से एक ही बना, तो यहाँ से जो Cl माइनस की कंसंट्रेशन होगी वो भी 10 की पावर माइनस 2 होगी, 10 की पावर माइनस 2। यहाँ से Br से सेम आपके पास Br की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 1.1 है, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब यहाँ ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा, इस पर नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। रूम टेम्परेचर में मान लीजिएगा, तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आप अप्लाई करोगे, क्या लिखोगे? आप कहोगे ई सेल ई नोट सेल माइनस 0.0591, एन की वैल्यू है 1, लोग ऑफ प्रोडक्ट में गया Br माइनस, रिएक्टेंट में गया Cl माइनस। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा? ई नोट सेल 1 वोल्ट था, 0.59/1 लोग ऑफ Br माइनस की कंसंट्रेशन कितनी है? 10 की पावर माइनस 1। Cl माइनस की कंसंट्रेशन है 10 की पावर माइनस 2। अब इसको आप सोल्व कर लो, 10 की पावर माइनस 2 को ऊपर लेके जाओगे, एक तो कट जाएगा, एक 10 की पावर माइनस 1 को ऊपर लेके जाओगे तो 10 ही बना, log 10 कितना होता है? 1। आपका आंसर बन जाएगा 1 माइनस 0.0591। ऐसे आपको क्वेश्चन को समझना है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे सवाल आपका कैसा ही आ जाए, सही है? तो याद रखोगे कोई भी क्वेश्चन। अब देखो ये जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिया, इस एग्जाम्पल में खास बात क्या थी? इस एग्जाम्पल में आपके पास एनोड पे भी मेटल साल्ट आयन था और कैथोड पे भी आयन साल्ट मेटल था। अब आगे जैसे आगे पढ़ेंगे हम गैस आयन हाफ सेल पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल पढ़ेंगे, सही है ना? बहुत सारे हाफ सेल पढ़ेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनकी जब हम रिएक्शन सीख जाएंगे तो उनको मिक्स करके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे और फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अभी जैसे मान लो मेटल आयन हाफ सेल था, फिर एक तरफ मेटल आयन ले लेंगे, एक तरफ गैस आयन ले लेंगे, ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे और फिर उनका ई सेल कैलकुलेट करना सीखेंगे। और जब हम हाफ सेल सीख जाएंगे और उनका ई सेल EMF कैलकुलेट करना सीख जाएंगे, फिर हम बात पे आएंगे एप्लीकेशन ऑफ EMF, जहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेट में तो मान लो एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही है मैक्सिमम टाइम, कभी कभी होता है कि नहीं आता एप्लीकेशन ऑफ EMF से, वरना क्वेश्चन एग्जाम में मिलता ही है, सही है? तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिएगा एक बात और मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ, केवल आपको मैं सिखा रहा हूँ हाफ सेल को पहचानना, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हाफ सेल को पहचानना। और जब हाफ सेल आप पहचान गए तो फिर बिल्कुल आसान हो जाएगा। एक एग्जांपल और मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। देखो मान लीजिएगा मैंने ये एग्जांपल लिया आपके सामने, देखो CdSO4 और यहाँ पे मान लीजिएगा मैंने ले लिया H2SO4 और यहाँ पे मैंने लिख लिया कॉपर सल्फेट कॉपर
ऐसे आपको सेल बना के दे दिया। तो बच्चों आपको यहाँ पे केवल मैं ये कह रहा हूँ, आप यहाँ पे केवल रिएक्शन लिखना सीखो कि एनोड की रिएक्शन क्या होगी और कैथोड की रिएक्शन क्या होगी, जो आपको सीखना है। बाकी एग्जाम्पल ई सेल ई नोट सेल कैलकुलेट करना वो आप अच्छे से सीख जाओगे। मैं यहाँ पे अब न्यूमेरिकल नहीं करवाऊँगा, केवल आपको समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको सेल बना के दे सकता है, पहचानेंगे कैसे। तो चलो बच्चों इसको देखते हैं। आपके दिमाग में गया सर हमें यहाँ मेटल मिल गया, बहुत बढ़िया। अच्छा कोमा लगा रखा है, ये सॉलिड है तो ये भी ओहो सॉलिड दे दिया, तो ये कैसा साल्ट है, इनसोल्यूबल साल्ट है। स्लैश लगाए, ये सॉल्यूशन है, स्लैश लग गए, फेस बदल गया है। अब यहाँ पे आपको सल्फेट आयन नजर आ रहा हो गया। मेटल का इनसोल्यूबल साल्ट और साल्ट का एनायन आपके सामने है। तो यहाँ से आप बिल्कुल क्लियर हो गया, मेटल मिला, मेटल का इनसोल्यूबल साल्ट मिला, साल्ट का एनायन मिल गया हमें। तो ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। हमारे पास एनोड पे मेटल सोल्ट आयन हाफ सेल है। अब यहाँ बीच में साल्ट ब्रिज मिल गया है, ध्यान देना। अब राइट में आप ये मत समझना कि राइट में भी आयन सोल्ट मेटल है। यही सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है कि हम माइनर चीज़ों पे फोकस नहीं करते और फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखो ये साल्ट ब्रिज आ गया, तो ये कौन सा कंपार्टमेंट हो गया भाई, ये तो हो चुका था एनोडिक तो ख़त्म हो गया, मेटल सोल्ट आयन। अब बात हुई कैथोडिक कंपार्टमेंट की। तो यहाँ पे आपके पास देखो, तुरंत देखो, अब आप सोचोगे यहाँ एनायन है, साल्ट है, मेटल नहीं, साल्ट ब्रिज आ गया, कंपार्टमेंट दूसरा हो गया। अब इन दोनों के बीच में स्लैश लगा हुआ है, यानी कि ये तो आपका सॉलिड मेटल हो गया और ये सॉल्यूशन हो गया। और इस सॉल्यूशन में आपको क्या मिल गया, सॉल्यूशन में क्या मिल गया, कॉपर +2 मिल गया और इधर आपको कॉपर मिल गया। कहने का मतलब ये कौन सा हाफ सेल हो गया, मेटल आयन से मेटल। और जब आप ये समझ जाओगे जब आप ये समझ जाओगे कि आपको हाफ सेल अगर समझ आ गए, तो फिर उनकी रिएक्शन लिखनी बिल्कुल आसान हो जाती है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल इसी की अगर रिएक्शन लिखे, आप खुद भी नोटों में लिख सकते हो। आप कहोगे सर एनोड पे हमारे पास मेटल सोल्ट आयन था, लो भाई अभी रिएक्शन लिख देते हैं। चलिएगा मैं एक बार सेल फिर से बना देता हूँ जो मैंने अभी बनाया था। CdSO4, यहाँ पे आपके पास था H2SO4 और यहाँ पे आपके पास CuSO4, यहाँ कॉपर, ये था। इसकी एनोड की अब रिएक्शन आप तुरंत लिख दोगे, क्या होगा, मेटल सोल्ट आयन है तो आपको पता है क्या होता है। ये बात मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप भूल ही ना। मेटल लिख लिया करो, मेटल का ऑक्सीडेशन, साल्ट का फॉर्मेशन, मेटल का ऑक्सीडेशन, साल्ट का फॉर्मेशन। आप कहोगे कि सर मेटल तो CD था, रिएक्शन अब साल्ट बनाना है तो कॉमन सी बात है, यहाँ पे सल्फेट आयन लेके आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, CdSO4 +2 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब कि जो नस्ट इक्वेशन जब हम अप्लाई करेंगे वहाँ पे हमारे पास कौन सी स्पीसीज प्रेजेंट होंगी जो एक्टिव फॉर्म में होंगी वो देखना होता है, ये नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये हो गया। अब सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं कैथोडिक कंपार्टमेंट की बात करता, कैथोडिक कंपार्टमेंट की बात करेंगे यहाँ पे, तो आप कहोगे सर मेटल आयन से मेटल, बहुत बढ़िया। कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में चला गया, कॉपर में ही आपके पास बन जाएगा, सही है। ऐसे आपको कैलकुलेट करके लेके आना है और कंफ्यूज नहीं होना है। मान लीजिएगा इसी एग्जांपल में कंसंट्रेशन दे देता, इसकी 0.1 दे देता, यहाँ पे 0.01 दे देता, ये हमारे पास दे दिया है। और आपसे कह देता भाई इस सेल का ई नोट सेल आपको और भी मेंशन करके दे देता, मान लो 1.5 वोल्ट है। अगर ई नोट सेल मेंशन करके नहीं भी देता तो भी हम यहाँ पे ई नोट सेल तो कैलकुलेट लिख सकते हैं। ई नोट सेल आप कैसे लिखते बताओ भाई, ई नोट सेल पहले किसका लिखते हैं, ई नोट ऑफ ऑक्सीडेशन, वो भी हम कैलकुलेट कर देते हैं। ई नोट ऑफ रिडक्शन केवल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। ई नोट ऑफ ऑक्सीडेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले हमारे पास यहाँ कौन आया हुआ है, आपके पास मेटल सोल्ट आया हुआ है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मेटल हमारा क्या हो गया CD, सोल्ट हमारा CdSO4 और यहाँ पे SO4 2-, ये ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन की बात करते हो, मेटल आयन से मेटल है, वो तो सिंपली कॉपर +2 से कॉपर। अगर ई नोट सेल ना भी देता
तो हमें कैलकुलेट करना आता है, डाटा देता हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मान लेते हैं, मैं एक क्वेश्चन समझाने के लिए बता रहा हूँ, ई नोड सेल आपको दे दिया 1.5 वोल्ट। अब हमारा काम क्या होता है, हमारा काम होता है कि हम तो भाई एन नोड की रिएक्शन लिखेंगे, एन नोड की रिएक्शन लिख दी, हम भाई कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे, कैथोड की रिएक्शन लिख दी। हमारा काम होता है दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, बैलेंस करते ही एन की वैल्यू लिख लिया करो, कितनी है 2 आ गई। लो भाई अब इस पे नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। नस्ट इक्वेशन अप्लाई करोगे, आपके पास देखो कैसे आप लिखोगे इसको, आपको पता है कॉपर +2 आया और साथ में सल्फेट आयन आया। सॉलिड में लिख नहीं रहा हूं, यहां पे अगर लिखना भी चाहो तो लेफ्ट में हमारे पास सॉलिड क्या बचेगा, CD, राइट में हमारे पास सॉलिड क्या क्या बच रहा है, CdSO4 बच रहा है, कॉपर बच रहा है, ये सब सॉलिड है। अब देखो बच्चों आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इस सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन कहां से लेनी है। अरे ये जो सल्फेट आयन था, ये जो सल्फेट आयन था, ये कौन से कंपार्टमेंट से आया है, एनोडिक से। लिख देता हूँ ये किससे आया है, एनोडिक से। और ध्यान रहे ये कॉपर +2 कहाँ से आया है, कैथोडिक से। तो ये गलती मत कर देना, यानी कि एनोडिक वाले में आपके पास कॉपर सल्फेट जो दिया है, सॉरी H2SO4 आपको लिख के दिया है, एनोड पे H2SO4 से आपका सल्फेट आयन आया है, तो ये टूटेगा तो सल्फेट आयन ये बन जाएगा। अब एक से एक ही सल्फेट आयन निकल रहा है, ये 0.1 था तो ये भी 0.1 होगा, यानी कि इस सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन हो गई 0.1। समझे या नहीं समझे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कॉपर +2, कॉपर सल्फेट से आया है, कॉपर सल्फेट एक्वस जो सॉल्यूशन दे रखा है, कॉपर +2 प्लस सल्फेट आयन, यहां से हमें कॉपर +2 लेना है, यहां सल्फेट आयन का कोई मतलब नहीं है, यहां सल्फेट आयन एक्टिव में है ही नहीं, उसके साथ ना ऑक्सीडेशन हो रहा ना रिडक्शन हो रहा, क्योंकि मेटल आयन हाफ सेल में मेटल आयन का रिडक्शन होता है, ये बात भी ध्यान रखना भाई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट, कॉपर +2 प्लस सल्फेट, तो यहाँ से आप क्या कहोगे, सर कॉपर +2 ये कितना है, ये 0.01 है, तो एक से एक मिला तो ये भी 0.01, इसकी कंसंट्रेशन हो गई हमारे पास 0.01, ये आपके पास हो गई। इस पे नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर दो। सॉलिड के लिए कुछ करना ही नहीं, नस्ट इक्वेशन आप अप्लाई करोगे। लो भाई नस्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.591/2 log ऑफ, देखो प्रोडक्ट में तो सब सॉलिड है, उनके लिए लिखने का कुछ है ही नहीं, प्रोडक्ट में सब सॉलिड है, उनके लिए लिखने का कुछ है ही नहीं। हमारे पास बनेगा क्या, बनेगा क्या यहाँ पे ये था। तो रिएक्टेंट में हमारे पास कौन बचा, रिएक्टेंट में कॉपर +2 बचा और सल्फेट आयन बचा, सॉलिड सब 1 होता है। अब दोनों की कंसंट्रेशन हमने लिख ली थी। ई नोट सेल में मान के चल रहा था एग्जाम्पल में, ई नोट सेल में एग्जाम्पल में मान के चल रहा था, ध्यान दीजिएगा भाई। ई नोट सेल में यहाँ पे मान के चल रहा था, ई नोट सेल मैंने क्या माना था, यहाँ पे लास्ट में अगर मैं चलूँ ये रहा, ई नोट सेल हमने माना था 1.5 वोल्ट। लो ई नोट सेल 1.5 और कॉपर +2 10⁻⁻2, सल्फेट 10⁻⁻1। लो भाई ई नोट सेल 1.5 मैंने लिया था, 0.0591/2 log ऑफ वैल्यू पुट कर दीजिएगा, एक है 10⁻⁻2, एक है 10⁻⁻1, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। 1.5 0.591/2 log ऑफ ऊपर लेके जाएंगे 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 आगे जाएगा तो 1.5 -3 को आगे लेके जाओगे तो प्लस हो जाए, क्योंकि log में जो पावर होती है वो आगे चली जाती है। 3/2 × 0.591 ये आ जाएगा आपका ई सोल। इसको आप गुना भाग कर सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझे या नहीं समझे। तो कभी भी कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आता है तो उसमें हमें हाफ सेल समझने ज़रूरी होते हैं। तो बच्चों आपसे बिल्कुल एक एक बात मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। आपसे आज मैं जो पढ़ाया आपको वो कैलोमल इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ाया। बिल्कुल शांति से एक एक चीज़ को अच्छे से सीखते हुए चलो, सही है। और कहीं पर भी, क्योंकि अगर आपको यहाँ कन्फ्यूज़न हो गया फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सवाल करने में आपको मज़ा नहीं आएगा, बार बार गलती करोगे। तो इसलिए मैं बिल्कुल पोलाइटली शांति से एक एक चीज़ आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सही है। तो ये था आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5, जिसमें मैंने बात किसकी की जिसमें मैंने आपको बताया, एक एक चीज़ आपको क्लियर की यहाँ पे।
एक एक सवाल आपको यहाँ समझाया, और इन सारे एग्जाम्पल को कोई भी क्वेश्चन आपको बना के दे देता है, उन क्वेश्चन को आप ध्यान रखना। सही है, ये सारी बातें आप क्लियर करोगे। सही है, तो सारा सब कुछ मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन सोल्व करना भी आपको सिखा दिया है। आप अच्छे से एक बात को समझ लेना। कोई भी डाउट हो, कहीं पर भी डाउट होता है किसी में भी, तो आज मैं आप कमेंट कर सकते हैं। सही है ना। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 5 लेक्चर अब तक आ चुके हैं। क्वांटम केमिस्ट्री के मैं आपको 9 लेक्चर पढ़ा चुका हूं। तो देखो ये टॉपिक एक साथ इतने शुरू हो रहे हैं, आप अपनी नोटबुक बनाइएगा, स्पेसिफिक बनाते हुए चलिएगा। और ज़रूरी नहीं कि आप ये जो PDF आपके पास भेजी गई है इससे आप पढ़ें, आप खुद से लिखोगे वो बातें आपको ज़्यादा याद रहेंगी। तो अपने अपने नोट्स बनाओ, एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलो। मान लीजिएगा नोट्स बनाने का भी तरीका ये हो सकता है, मान लो आज का आपने कैलोमल इलेक्ट्रोड समझ आ गया तो खुद से लिखिए ना, उसको लिखना तो पड़ेगा। जब तक लिख के नहीं देखोगे काम नहीं बनेगा। तो 9 लेक्चर क्वांटम के, 5 लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आज शाम को हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो भी इंटरेस्टिंग है, उसके साथ मिलेंगे। सही है, बहुत बहुत धन्यवाद।